लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है जम्मू के इस नगर में। और इसके लिए आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। हमारे सामने हमारे विचार प्रवाह के एक वरिष्ठतम अधिकारी, हम सबके मार्गदर्शन मुकेश जी, और विद्यार्थी परिषद के संगठन का काम देखते हुए अजय प्रताप जी, मुझे विश्वास है कि आप दोनों की प्रेरणा से ये काम संपन्न हुआ है। मैं साथ ही साथ देख रहा हूँ श्रोताओं में भी बैठे हुए बहुत से पुराने विद्यार्थी परिषद के चेहरे सामने ही डॉक्टर नरेश पादा जी हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की ये विशेषता है कि विद्यार्थी नामी रहो, नाता नहीं छूटता, और ये विशेषता है विद्यार्थी परिषद की। और साथ ही साथ मुझे आपका धन्यवाद भी करना है कि आपने मुझे इस आयोजन में सम्मिलित करके एक बार पुनः इन युवा छात्रों के बीच रह करके उनसे कुछ सीखने का अवसर दिया, क्योंकि इन्हीं से सीखने का अवसर भी रहता है। और एक सुखद संजोग ये है कि इसको कम कर दीजिए, अगर इको कर रहा है। और इसका सुखद संजोग ये भी है कि इसी एक सप्ताह में ये चौथा अवसर है कि इस प्रकार छात्रों के बीच रहने का अवसर रहा है। इससे परसों हम श्रीनगर में थे स्टार्टअप एक्सो में, वो भी युवाओं का कार्यक्रम था। उससे 2 दिन पहले देहरादून में उत्तरांचल महाविद्यालय, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार का विद्यार्थी परिषद का एक, और उससे ठीक 2-4 दिन पहले चेन्नई में हमारा एक कॉलेज है, वैष्णव कॉलेज, वो भी इसी परिवार के लोगों से प्रेरित है। और इससे हम सबको भी न केवल इन युवाओं की प्रतिभाओं का अनुमान मिलता है, बल्कि आगे किस प्रकार इनकी ऊर्जा को संचालित करने में हम अपना योगदान निभा सकते हैं, हमें भी उसको समझने का एक अवसर रहता है। जैसा कि अभी प्रारंभ में हमारे डॉक्टर एपी सिंह कह रहे थे और उन्होंने पूरा इतिहास बताया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप भारत के सबसे बड़े, सबसे विशाल और सबसे पुराने छात्र संगठन के सदस्य हैं। और यद्यपि जैसे इन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विधिवत औपचारिक तौर पर स्थापना सन 1949 में हुई, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि स्वतंत्रता से पहले भी किसी न किसी स्वरूप में ये संगठन अपनी गतिविधि में भी लगा था और विचार प्रसार में भी। स्वतंत्रता से पहले एक संगठन रहा करता था नेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसे एनएसए कहते थे। उसमें लगभग इसी विचार और इसी विचारधारा के छात्र उसकी सदस्यता ग्रहण करते। आपको जानकर के थोड़ा आश्चर्य भी होगा और रोचक भी लगेगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना से पहले तुरंत एनएसए के अध्यक्ष मेरे अपने पिताजी हुआ करते थे। और संजोग वश उस समय महामंत्री प्रोफेसर चमन लाल जी थे, कि उनका जब कालखंड निकल गया तो उसके उपरांत विद्यार्थी परिषद अस्तित्व में आया। और वर्तमान में स्थिति यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, राजनीति में नहीं, दूसरे क्षेत्रों में। मैं तो एक बार कह रहा था कि अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक प्रकार का एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग कई बार मैंने देखा कांग्रेस पार्टी में भी जा घुसे, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला। मैंने कहा भैया हमारे प्रशिक्षित युवाओं को तुम क्यों लाभ ले रहे हो? बोले कुछ आपसे शायद नाराज हो कि यहाँ आए। आज आप देखिए कि मोदी जी की टीम में लगभग आधे ऐसे मंत्री होंगे जो किसी न किसी समय में या पदाधिकारी रहे या किसी न किसी रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। हमारे यहाँ भी दोनों के दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं विद्यार्थी परिषद के। अब जहां तक मेरा निजी संपर्क है, मुझे अच्छा लगा, पुराना इतिहास मेरा भी थोड़ा सा खोजा हुआ था आपने, लेकिन चूंकि पीढ़ियां बदल गई तो इसलिए कई बार स्वयं भी व्यक्ति भूल जाता है और दूसरों को सुनाने का अवसर भी नहीं रहता। तो वास्तविकता यह है कि मेरा सबसे पहले संपर्क हुआ विद्यार्थी परिषद जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया।
अब हुआ यूं सा कि इत्तेफाक से मुझे MBBS की सीट चेन्नई में दी गई, मद्रास में, तो पहली बार मुझे जाना था। तो मुझे संघ कार्यालय से यहाँ पत्र दिया गया। तो उस समय ओम प्रकाश मेंगी जी थे हमारे संचालक, जो वर्तमान संचालक हैं, इनके पिताजी। तो उनका पत्र लेकर के मैं झंडेवाला पहुंचा, वहां से पत्र लेकर के चेन्नई में संघ का एक बहुत बड़ा कार्यालय है, चेतपट वो कॉलोनी का नाम है, तो वहां पे उस समय सुकुमार जी हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे। तो एक प्रकार से वो मेरे गार्डियन बन गए। और उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब ये उत्तर भारत से आया है, भाषा की भी इसको दिक्कत है, खान पान की भी। तो जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके तुरंत उसके बिल्कुल सामने एक युवा शाखा लगा करती थी, उसको कहा करते थे हाई कोर्ट शाखा, क्योंकि मद्रास की हाई कोर्ट बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। भारत में 2 हाई कोर्ट सबसे पहले स्थापित हुई थी, कलकत्ता और मद्रास की, तो उसको हाई कोर्ट शाखा भी कहते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो इस युवा शाखा में जो हमारे कार्यकर्ता जाएंगे विद्यार्थी परिषद के, वो इसका भी पता लेकर कर आए प्रतिदिन, ताकि जब तक ये सेटल नहीं होता। तो एक तरह की मेरी दिनचर्या बन गई। वो सुबह आते 6 बजे, मेरे पास एक छोटी सी अलमारी थी, ऊपर का दराज उनके लिए रिजर्व हो गया, वो अपने कपड़े वहां रखते, गणवेश पहन के चले जाते। तो जब वो वापस लौटते तो तब तक मैं कॉलेज चला जाता, क्योंकि वहां की रूटीन इस प्रकार की थी। तो चाबी हमारे दरवाजे के ऊपर रखी जाती थी। उस जमाने में कोई चोरी चकारी का कोई इस तरह की कोई वातावरण नहीं था। तो आते तो अपने कपड़े बदल करके वो चले जाते बिना मिले हुए। और ये लगभग 3-4 महीने इसी प्रकार की दिनचर्या चली। और फिर एक दिन अचानक वो आना बंद हो गया। अब हमने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कि हमसे सीनियर भी थे सब लोग, तो मैंने कहा क्या कहीं और किसी काम में व्यस्त हो गए या इनका कोई टूर वूर हो गया। तो 5-6 दिन के बाद देखता हूं कि सुबह सुबह मेरा दरवाजा खटखटाया जाता है। जब मैं खोलता हूं तो संघ के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी वो खड़े थे, मुझे पूछते हैं कि आपका नाम जितेंद्र सिंह है। मैं कहा, बोले यहाँ हमारे कुछ युवा कार्यकर्ता आया करते थे हर रोज, उसमें कुछ आया तो करते थे, लेकिन कुछ दिन से आए नहीं। बोले यही कहने हम आपसे आए हैं कि आप उनको ढूंढने भी ना निकलना। तो मुझे बात समझ में नहीं आई। तो फिर थोड़े समय के बाद बोले देखो ऐसा है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, तो तुम कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ शाखा पर रेड पड़ा और वो सारे के सारे हिरासत में ले लिए गए। अब उनकी पूछताछ करने तुम निकलोगे तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे, तुम्हारी परीक्षा सर पे है। तो इस प्रकार से ध्यान भी रखना संवेदनशीलता के साथ कि आपका समय भी व्यर्थ ना जाए। तो एक प्रकार का ऐसा पारिवारिक संबंध बन गया कि जो लगभग एक जीवन का हिस्सा बन गया। और जब मैंने त्याग पत्र भी नौकरी से दिया तो इन्हीं महानुभावों के कहने पे दिया। तो समाज में मेरी मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि साहब अब क्या होगा आपका। मैंने कहा जहां तक जिन्होंने अभी तक चलाया आगे भी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो वही नहीं की जिम्मेवारी है। तो कहने का तात्पर्य ये कि उसके बाद जैसे अभी इन्होंने बताया, ये तो रिसेंट पास्ट है कि 1994 का जो इन्होंने उल्लेख किया, उस जमाने में हमारे विश्वविद्यालय का जो टोली थी काफी सक्रिय थी और वो बड़ा प्रतिकूल समय था, क्योंकि सरकारें भी आपके साथ अनुकूलता से काम नहीं करती थी। आपको व्यवस्था करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। ये नरेश जी और इनके साथियों ने एक समय में मेरे ख्याल से अरुण शौरी जी को भी बुलाया था, उसमें मैं भी उनके साथ था। वो भी अरुण जी ने अभी राजनीति में प्रवेश नहीं किया था, तो व्यवस्था करने में भी बहुत दिक्कत रहती। और उस लिहाज से भी मैं कह रहा हूं कि ये एक बेहतर समय है जब आप इस संगठन के सदस्य हैं। और साथ ही साथ हमको ये भी एहसास करना है कि जिस विचार परिवार से आपका ये संगठन जुड़ा है वो युवा शक्ति, युवा क्षमता, युवा प्रतिभा को इतना अधिक महत्व देता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन पहले हुआ था भारतीय जनसंघ का कई वर्षों बाद, और वो भी तब हुआ जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रसाद ये प्रस्ताव लेकर के गुरु जी के आगे कि हमारा एक पॉलिटिकल विंग होना चाहिए। पहले गुरु जी को कुछ रिजर्वेशन थी, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ एक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी और दूसरे लोग आपका सहयोग करेंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद उस समय भी पूरी तरह से सक्रिय था और किसी भी संगठन के लिए परिस्थिति के अनुसार या उस कालखंड विशेष की प्राथमिकताओं के अनुसार थोड़ा थोड़ा भूमिका में परिवर्तन आता है।
लेकिन हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम उस संगठन के सदस्य हैं कि परिवर्तन भली आए लेकिन हमारी मूल विचारधारा वही रहती है और वही हमारी शक्ति है। राष्ट्र के प्रति हमारा संकल्प भी वैसा ही, देश के प्रति हमारा समर्पण भी वैसा ही, और नेशन फर्स्ट की हमारी निष्ठा, इनमें कभी अंतर नहीं आता। और इसीलिए इस युवा संगठन से अपेक्षाएं भी बहुत अधिक रहती हैं, केवल राजनीति से जुड़े लोगों को नहीं, या इस विचार से जुड़े लोगों को नहीं, बल्कि समाज से जुड़े लोगों को भी। यदि समाज में कोई विषय आ जाता है तो उनको यही अपेक्षा रहती है कि कुछ ना कुछ, जैसे भी प्रोफेसर कटारिया कह रही थी कि विद्यार्थी परिषद से कुछ ना कुछ इस विषय उठाने का कोई ना कोई काम रहेगा। अब जहां तक युवाओं का संबंध है, होता यूं है कि कई बार युवा ये समझता है, चाहे विद्यार्थी परिषद का सदस्य क्यों ना हो, कि भाई जो मेरी पिछली पीढ़ी के युवा हैं, जो अब अधेड़ उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, वो मेरी बात नहीं समझते, और जो वहां बैठा है वो समझता है कि इस दौर के युवा में वो शालीनता नहीं, वो हमारे जमाने में बड़े आज्ञाकारी होते थे। और ये बात अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि हम शोधकर्ता भी रहे सारी उम्र। लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों ही तथ्य गलत है और दोनों ही पक्ष गलत है, क्योंकि हर पीढ़ी के हिस्से में अलग प्रकार की चुनौतियां और अलग प्रकार के अवसर रहते हैं। Which in other words, you can say that each generation is bestowed with its own share of challenges and opportunities. और सवाल ये होता है कि आपने उस चुनौती को कैसे अवसर में बदला और अवसर को कैसे उपलब्धि में बदला। तो चुनौती को अवसर में परिवर्तित करना और अवसर को उपलब्धि में परिवर्तित करना, ये एक परीक्षा है युवा के लिए। और जब उस परीक्षा से आप खरे उतरते हैं तो किस मात्रा में खरे उतरते हैं, उस पर निर्भर रहती है आपके आने वाले जीवन की भूमिका, कि वो भूमिका कैसी होगी, कितनी होगी और कितनी मात्रा में होगी और क्या होगी। अब उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता से पहले जो इस विचार से जुड़े थे युवा या एनएसए के सदस्य थे, उनमें यह रहता था कि हम केवल और केवल भारत की स्वतंत्रता और देशभक्ति की बात करते हैं, ताकि जिस प्रकार स्वतंत्रता की ओर धीरे धीरे देश बढ़ रहा था वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, दूसरे तत्व उस आती हुई आज़ादी, जो कि उसका एहसास हो गया था, उसको वो हाईजैक ना कर बैठे या सबोटाज ना कर बैठे। और इसीलिए मुझे, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, एक बड़े वरिष्ठ हमारे पुराने महानुभाव बता रहे थे कि एसडी सभा में जब शाखा लगती तो मेरे पिता भी जाते, तो कभी कभी वो तलवार लेके भी जाते थे। वो एक सांकेतिक महत्व था कि हम किसी भी स्थिति में स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र होने से नहीं रुकने देंगे। उसके बाद कालखंड बदला, और जो उस समय की युवा पीढ़ी थी, जैसे 1949 में जब इसका गठन हुआ, तो उनकी आंखों में कुछ और तरह के सपने, आंखों में सितारे कि अब नए भारत में हमारी भूमिका कैसी रहेगी, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, ये स्वतंत्र भारत में जो सारे अवसर खुल गए हैं प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली के अधीन, व्यवस्था के अधीन, उसमें हम कैसे रहेंगे। तो एक दूसरी तरह का एस्पिरेशनल युवा पैदा हुआ। लेकिन साथ ही साथ एक लंबा कालखंड ऐसा आया जबकि जहां तक विद्यार्थी परिषद का संबंध है, सरकारें हमारे साथ बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं थी। हमारे कुछ और विषय रहते, उनके कुछ और विषय रहते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, दूसरी सरकारें रही, प्रदेश में भी वैसी स्थिति थी, केंद्र में भी। अधिकारी सहयोग करने में भी थोड़ा संकोच करते कि बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ गई विद्यार्थी परिषद वाले से, तो यही बात वहां चर्चा में आएगी कि इसकी ट्रांसफर कर दो, ज्यादा ये एबीवीपी के साथ उठना बैठना है। और इसलिए हमारे साधन सीमित हो गए और हमारा प्रशिक्षण और हमारा स्वभाव बन गया थोड़ा सा आक्रामक। और वो हमारी मजबूरी भी थी कि जहां भी जाएं अपनी बात जरा ऊंचाई से रखें, दृढ़ता से रखें, ताकि उसकी सुनवाई हो, थोड़ा सा चेतावनी भी दे दें। जिसे आप कह सकते हैं कि एजिटेशनल मोड आ गया, और वो कई वर्षों तक चलता रहा।
आपने देखा होगा कितने आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने लिए, उसमें कश्मीर का तो खैर निरंतर रहा। एक बार मैं केरल में बैठा था तो विद्यार्थी परिषद का एक बच्चा कोई भाषण कर रहा था, तो मैंने प्रांत विचारक जी से कहा कि यहाँ के कुछ विषय नहीं उठा सकेगा ये। बोले नहीं, कश्मीर पर इसके लिए भाषण देना आसान है, यहाँ के विषय मुश्किल है। तो इस प्रकार से आपने उनका प्रशिक्षण किया था कि निरंतर संघर्ष करते रहो, आवाज बुलंद करते रहो, इस युद्ध में जुड़े रहो। और वो हमारी मजबूरी थी हम सबकी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपकी सकारात्मक क्षमता उस समय भी कहीं कम रही हो। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही में 2014 में जब जन धन योजना लागू की मोदी जी ने, तो भिन्न भिन्न प्रदेशों में हम सब की जिम्मेवारी लगाई गई। अरुण जेटली जी ने हमें भेज दिया असम में। तो असम में सरकार विपरीत थी। तरुण गोगोई जी वहां मुख्यमंत्री थे, बड़े कदावर नेता कांग्रेस के, इंदिरा जी के समय के, और वो नहीं चाहते थे कि जन धन योजना बहुत अधिक सफल हो। अगले वर्ष वहां चुनाव होने वाला था। तो कई दिनों तक मैं असमंजस में रहा कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और फिर मुझे जब तक सुबह सुबह एक बात ध्यान में आई, श्री हरि हमारे साथ यहाँ रहा करते थे संगठन मंत्री एक समय, वो संगोजवश वहां भी महामंत्री थे, तो उनसे बड़ा पुराना परिचय था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता श्री जी कि हम अपनी टोलियां बना लें 5-5 बच्चों की, और स्टेट बैंक से बैंक मित्र ले लें, क्योंकि वो तो केंद्र का बैंक है। तो हमने वैसा ही किया, 5-5 बच्चों को उनके अलग अलग इलाके बांट दिए, कॉलोनी। मैंने कहा यही बच्चे जाएं, चेकबुक भी दें, अकाउंट भी खोले, अपना चित्र भी बनाए, और वही अखबार में दें या सोशल मीडिया। देखते ही देखते 1-1.5 महीने में हमने 100% टारगेट हासिल कर लिए, मात्र और मात्र विद्यार्थी परिषद के रूप में। बावजूद इसे न के सरकार की ओर से, न मंत्रालय के स्तर पर, न सेक्रेटेरिएट, न सचिव के स्तर पर किसी प्रकार का सहयोग था। तो हमारी सकारात्मक क्षमता प्रारंभ से जीवित थी, परंतु मजबूरी के तहत हमें एजिटेशनल मोड में जाना पड़ा। अब हुआ क्या कि विडंबना देखिए कुदरत की, 2014 में सारा कुछ पलट गया। तो मैं तो कहूंगा वाटरशेड ईयर, तो बड़ी सारी अनुकूलता आ गई। और वो एक ऐसा समय था कि जब चुनौतियां कम और अवसर ज्यादा। लेकिन हुआ क्या था कि हमारा प्रशिक्षण अभी एजुकेशनल मोड में ही था, तो उससे निकलने के लिए हमें थोड़ा समय लग रहा था, उसका हमें भी नहीं था एहसास। तो सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद, चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में रहता था देश भर में, दक्षिण भारत में भेजा करते थे मुझे जो अंग्रेजी बोलने वाले राज्य, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बहुत सक्रिय है, तो मेरे साथ मिलने आया करते थे। तो कुछ दिनों में सरकार बन गई, मैं उसमें दिल्ली में था, तो मुझे एक फोन आया कि साहब आपके संपर्क में कुछ एक ऐसे विद्यार्थी हैं, उनको आपने जाके संभालना। तो मैं कहा ऐसा क्या हो गया। उस समय वो यूपीएससी का एक विषय चल रहा था, CSAT का, जो हिंदी का वो खंड निकालना था, बाद में निकाल भी दिया गया। तो काफी समय से चल रहा था, फिर मोदी जी की सरकार आई तो उसको बोले साहब वो सारे बच्चे निकले हैं, वो कह रहे हैं आज हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करना है। इतना हम भी एम्बेरस हो गए। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा, मैं कहा बच्चों तुम्हें मूर्खों पता है प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, अब मोदी जी प्रधानमंत्री। तो वो बेचारे सभी को समझ आया। लेकिन मैं दाद देता हूं कि इस प्रकार की संकल्प और दृढ़ निष्ठा, कि भाई उनको आदेश दिया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको कैलेंडर बना कि फलां तारीख को तुमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करना, फलां तारीख को तुमने बाल काट के प्रदर्शन करना, फलां तारीख को तुमने फलां कार्यालय बनना, और फलां तारीख को, तो उसी बेचारे कैलेंडर के हिसाब से चल रहे थे। तो हमें उसमें निकलने में समय आया। फिर एक और प्रसंग आपको बताता हूं कि उन्हीं दिनों में कुछ एक दूसरे हमारे कार्यकर्ता थे, बाद में जाके JNU में पदाधिकारी बने, छात्र उनके संगठन में पहली बार। तो कह लगे कुछ एक बच्चों का एक विषय है, तो एक अधिकारी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो आपके परिचय के हैं, आप उनसे फोन कर दें तो हम जाके उनको मिलेंगे। तो मैंने वो कर दिया, और 2-3 दिन के बाद इत्तेफाक से वो अधिकारी मुझे मिले किसी समारोह में। तो मैंने कहा वो बच्चे हमने भेजे थे, तो आपने उनको समझा लिया? तो ऐसे कुछ नीचे चेहरा करके साहब समझाया तो सही, लेकिन उनका बिहेवियर ठीक नहीं था।
मैं समझ नहीं पाया क्या हो गया। बोले साहब बड़ी, मैं तो उनका पूरा सहयोग कर रहा था लेकिन वो बड़ी कड़क भाषा में बोल के गए। तो मैंने कहा ऐसा है, जब आपके कमरे से बाहर निकले तो आपके कमरे के दरवाजे को ठोकर मारी कि नहीं मारी? बोल के साहब वो भी मारी। मैंने कहा फिर उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। ये हमने उनको एसओपी बना के दी है कि अंदर जाओ, जरा अधिकारी से कड़क तरीके से बात करो कि आपकी बात सुन ली जाए, और आती बार जरा अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा लो। ये हमारी एसओपी का हिस्सा था। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार अभी अनुकूल हो चुकी है, और इसलिए अब धीरे धीरे वो समय बदला है और हमें अपनी उस प्रकार की कार्यप्रणाली भी, कार्यशैली भी अपनानी है। दूसरा यह है कि साथ ही साथ पिछले 8-10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के आने के बाद भारत के युवा की प्रतिष्ठा विश्व भर में बहुत ऊपर स्तर पे चली गई। मैं तो ये कहूंगा कि इंडियन यूथ एस्टीम इज ऑल टाइम हाई। हमने वो जमाना देखा, मेरी पीढ़ी के लोग विदेश जाते थे तो कई बार संकोच कर जाते थे कहने में कि मैं भारतीय हूं। उसके पूछते थे वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम एशिया। ये नहीं था कहता आई एम फ्रॉम इंडिया, उसको कैमोफ्लेज कर देते थे। आज इसके उलट है। अभी हम 3 देशों में होकर के आए, जर्मनी, पोर्चुगल, अमेरिका। भारतीय मूल के बच्चों को स्टार्टअप ग्रुप्स के लिए प्राथमिकता दी जाती है कि साहब वो निष्ठावान हैं, मेहनती हैं, क्षमता भी है, और सबसे बड़ी बात कि वीकेंड पर छुट्टी नहीं लेते क्योंकि उनके बच्चे चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और रोचक बात देखिए कि वाशिंगटन में जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बहुत पुराना, उन्होंने हमारी एक बैठक की व्यवस्था की गूगल की टीम से, और मैं आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन गदगद भी हुआ कि पूरा हमारा जो राउंड टेबल बैठा था उसमें लगभग 1 या 2 को छोड़ के सारे भारतीय बच्चे। तो इसलिए मैं आपको यह एहसास करवा रहा हूं कि आप जिस कालखंड में से गुजर रहे हैं, पहले आपको उसकी क्या एडवांटेजेस है उसका एहसास हो। एक तो ये कि आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था आपके अनुकूल है क्योंकि वो आपके आदर्श और आपके विचार के साथ ही सहमत है, और उसी के आधार पर वो उन्होंने भी अपने आगे की योजना बनाई है। और दूसरा ये कि विश्व में भी आपकी मान्यता, आज के युवा की मान्यता पहले के युवा से बहुत अधिक होती थी। पहले युवा जाता था तो माता पिता पहले तो ये प्रार्थना करते कि वहीं ना रह जाए, वो अक्सर वहीं रह जाते थे। अब हमने देखा कि वहां के युवा वापिस आ रहे हैं। इस प्रकार का आपका, तो इसलिए हाउ बेस्ट टू अवेल ऑफ दिस प्रेजेंट फेवरेबल एनवायरमेंट। अब ये आपके लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। और अगर मुझे कहा जाए कि इसकी तुलना की जाए पिछली पीढ़ी और इस पीढ़ी के साथ, तो मैं तो ये कहूंगा एक वाक्य में कि यू आर दी चिल्ड्रन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड एंड वी वर दी चिल्ड्रन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन वर्ल्ड। हमारे जमाने में टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन एक बदलाव आ रहा था। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में, तो हमारे एक मास्टर जी कहा करते थे कि सुना एक जमाना आएगा कि रेडियो में समाचार पढ़ता हुआ व्यक्ति, उसका चित्र भी दिखाई देगा। तो टेलीविजन का तो हमने नाम सुना ही नहीं था उस छोटे से कस्बे में, लेकिन मैं छोटे बच्चे की तरह घूमता, एक बड़ा सारा रेडियो हमारे पिताजी लाए थे, उसके आगे पीछे घूमता और देखता, ऐसे अंदाजा लगाता कि कहां से उसका चेहरा दिखाई देगा। लेकिन आप एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं कि टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर एट योर डोर स्टेप। सो यू आर चिल्ड्रन ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। अगर आप उस जमाने की कहानी अब इन बच्चों को सुनाए तो वो सोचेंगे पता नहीं ये कोई परियों के देश की कहानी है, ये कोई ऐसे ही बहलाने के लिए बात की जा रही है। इसलिए आपको अब कैसे चलना है, मैंने ये बात अपने युवा मोर्चा वालों के आगे भी रखी। हमारा जितना भी कैलेंडर बनता था, अधिकतर एजुकेशनल कैलेंडर बनता था। इस विषय का प्रदर्शन उस दिन। अभी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक पीस टाइम कैलेंडर बनाए जो सकारात्मक हो, ताकि हमारी गतिविधि भी जारी रहे। कार्यशालाएं हों, शिविर हों, चर्चा गोष्ठियां हों, और बहुत सारे ऐसे युवा संबंधी नए आयाम जिनका शायद हमें भी एहसास नहीं, और कई बार लगता है कि देश के शायद इस क्षेत्र में तुलनात्मक ढंग से थोड़ी कमी रहेगी। अब जैसे हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हैं कितने सारे लोग, जो नई एजुकेशन की पॉलिसी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, ऐसे विषय हैं हमारे पास। एग्जिट एंट्री है उसमें,
बड़ा मशहूर एक संज्ञा हुआ करती थी, ड्रॉप आउट। क्यों अक्सर 10वीं 11वीं में बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, या पढ़ जाए या आर्थिक भी, तो अब शर्म आती थी कहने में कि पढ़ाई छोड़ दी। तो पूछा भाई तूने कहाँ तक पढ़े? सर मैं 11वीं ड्रॉप आउट। ये नहीं कहना कि 11वीं फेल या 11वीं छोड़ी। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें वो ड्रॉप आउट की संख्या सदा सदा के लिए जाती रहेगी। आप कॉलेज से निकल सकते हैं, अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, और यदि आपका मन लगे तो अच्छा है, ना लगे तो पुनः वापस जाएं कॉलेज में, फिर से अपना कोर्स शुरू कर दिया, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, और अपने सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। हमारे ऐसा नहीं था। ये सारी चीजें आपको समझनी है, समाज को समझानी है, और एक समाज में आप लीडिंग रोल ले सकते हैं। इसी प्रकार ये जो स्टार्टअप्स की एक मुहिम शुरू हुई है, मोदी जी ने 2015 में लाल किले से कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उससे पहले देश भर में मात्र 350 स्टार्टअप होते थे, आज बढ़कर के 80,000 से अधिक हो गए, यूनिकॉर्न 100 से अधिक, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत तीसरे स्थान पर खड़ा है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में अभी उसने उस प्रकार से उतना जोर नहीं पकड़ा। हालांकि मोदी जी ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए जो युवाओं के हित में हो, इनेबलर डिसीजंस, हम उनकी बात करें, क्योंकि अब छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब धरना प्रदर्शन किसकी बात होता है? आप किसी मंत्री का पुतला जला नहीं सकते। मैंने ये भी कहा उस दिन अधिकारी को, मैं कहा साहब देखिए, मेरे आप कार्यकर्ता को बोलिए पुतला जलाने को, आपका होगा मेरा हो, 10 मिनट में तैयार कर देगा। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कोई इस प्रकार की बात करनी है तो थोड़ा हमें समय दीजिए उसका प्रशिक्षण करने को। तो हम इन विषयों पर आए ताकि हम इसका भी लाभ ले सकें। अब देखिए, जैसे अंतरिक्ष का विभाग है, आज से 2 वर्ष पहले, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप में जिज्ञासा जागे, मोदी जी ने अंतरिक्ष को गोपनीयता के पर्दे से निकाला। पहले अंतरिक्ष में क्या होता था कोई नहीं मालूम, कहीं श्रीहरिकोटा से कोई रॉकेट जाता था, कहीं छोटी सी खबर आ जाती थी। आज वहां पर 102 साल के भीतर 102 स्टार्टअप्स हैं, और हमारे यहां का एक बच्चा नारायणनगर का ओंकार सिंह, वो भी उनमें से। और 18 तारीख को इसी महीने प्राइवेट स्टार्टअप ग्रुप है एक, जिसका नाम है स्पेस स्काई रूट, वो विक्रम नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ये संभावनाएं, और उस मिशन का नाम उन्होंने प्रारंभ रखा क्योंकि नया प्रारंभ, ये संभावनाएं, ये अवसर हमारे समय में नहीं थे, और इसीलिए इनका कैसे लाभ लिया जाए वो तब होगा कि जब आप में जागरूकता होगी। वो कहते हैं दी आई सी व्हाट द माइंड नोज, द माइंड डजंट नो द आई डजंट सी। तो पहले जानकारी कैसे हो, इसके ऊपर आप कुछ काम करें, और विशेषकर इसलिए भी कि सरकार की ओर से पूरा सहयोग इस समय उपलब्ध है। आपके बगल में ही ये अभी इन्होंने बात की थी, मेरा परिचय देते हुए शायद मनास ने कहा था कि आपने कहा कि वो लेवेंडर कल्टीवेशन और ओरोमा, पर्पल क्रांति के नाम से जिस बात का उल्लेख होता है देश भर में, उसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। भद्रवाह में लगभग 5,000 बच्चे उससे जुड़ गए, लाखों की संख्या में उनकी कमाई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अभी उसी में बैठे हैं, 6,000 की नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये काम भी हमारा है कि ये जो सरकारी नौकरी का वहम बैठ जाता है अपनी मानसिकता, इसको हटा रहा, क्योंकि हमारी फ्यूडल लेगेसी थी, हमारे पास इंडस्ट्री भी कम थी, इसलिए स्वाभाविक है कि हमारी मानसिकता इस तरह से बन गई। लेकिन हमारे सामने प्रदेश है, जैसे प्रोफेसर कटारिया कह रही थी, मैं चाहता हूं कि आपका इंटरेक्टिव प्रोग्राम उस तरह का, जैसे हमने सीट का शुरू किया था, यहां से विद्यार्थी वहां जाते वक्त, आप लाइए इनको गुजरात, और आप हैरान हो गए। मैं विद्यार्थी परिषद के एक बच्चे को कह रहा था, यार तुम सिविल सर्विसेज का फॉर्म कोई नहीं भरता आपके? तो मैं तो कहता है सर ऐसा मत कहिएगा, 1 साल 1.5 साल तैयारी करनी, फिर पता नहीं हो ना हो, तब तक कुछ कर देंगे। यानी कितना अंतर है हमारे और इसी संगठन के व्यक्ति। इसी तरह से मुझे अभी पिछले महीने एक विद्यार्थी परिषद का ही लड़का, पुराना पृथ्वी है, वो तेलुगु, उसने जाकर के चेन्नई में स्नो पार्क खोल लिया, एक बड़ा सा परिसर, इतना -15 डिग्री टेम्परेचर, वहां गुलमर्ग भी बना दिया, सोना उन्होंने, कोई स्केटिंग कर रहा है, कोई रहा है, और फीस रख दी हजारों रुपए। और अब तो वहां जो प्रवेश द्वार एंट्रेंस, वहां पर वस्त्र बेचने भी शुरू कर दिए। कहता साहब अंदर ठंड लगेगी, जैकेट वैकेट भी लेते जाओ। यानी आज का युग है इनोवेशन का,
जितना आप इनोवेट करते जाएंगे, इट्स अ गेम ऑफ आइडियाज, उतनी आपकी आमदनी, उतनी जीविका। और इसलिए हमें जरूरी नहीं है, और ये ऐसे विकल्प हैं जो सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक आकर्षक हैं। और मैंने जैसे कहा कि इनमें हमें हर प्रकार का सहयोग भी उपलब्ध है। अब जैसे ये लेवेंडर का काम है, तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी की सहायता ये हमारे बगल में ही है IIIM, वहां से दी जा रही है। और जो वहां से प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको मार्केट लाने की व्यवस्था भी उन्होंने की है। महाराष्ट्र की कुछ एक कंपनियों के साथ उन्होंने तालमेल किया है। छोटी छोटी इतनी इतनी वो इतर की बोतल, परफ्यूम जिसे आप कहते हैं, 5-5 हजार की वो बच्चे बेच रहे हैं, और उनको कुछ नहीं करना। वो कंपनी के साथ टाई अप भी सरकार ने किया। यानी मोदी जी ने इतनी गंभीरता से इस स्टार्टअप मूवमेंट और ये जो ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इसकी तरफ ध्यान दिया, वो इसलिए कि ये इस सोच के साथ कि कोई भी सरकार विश्व की हो, हर व्यक्ति को, हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी क्षमता उत्पन्न हो सकती है कि आप उससे भी बढ़िया रोजगार कमा सके। और अंत में मैं ये कहूंगा कि आने वाले 25 वर्ष में जो यहां का युवा कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद का या दूसरे युवा, उनका एक विशेष दायित्व भी रहने वाला है और उनको एक विशेष प्रिविलेज भी रहने वाली है। और मैं कुछ समय से ये पूरी निष्ठा के साथ ये बात बार बार कह रहा हूं, मैंने उत्तराखंड में भी कही, हिमाचल में भी कही उस दिन, कि ये जो पहाड़ी राज्य हैं, ये आने वाले 25 वर्ष जो हम कहते हैं अमृतकाल के 25 में, भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका इनकी रहने वाली है। और वो इसलिए कि हमारे बगल में हिमालय, हमने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। हमारा सारा का सारा रिसोर्स, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो, हमारी प्राथमिकताएं लगी रही दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन जितना सरमाया इसके अंदर है, ये सारा अरोमा, ये लेवेंडर, ये जिसे कहते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स। अब ये भी बात हमें अपने दिमाग में स्पष्ट करनी है। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं सोचते हैं शायद उसने IT की, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पर्पल क्रांति से जुड़े बच्चे हैं, इनमें से कई विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन इनोवेटिव हैं। ये जिसकी मैंने पृथ्वी की बात की, वो कोई विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है, लेकिन हजारों कमा रहा है एक दिन में। तो ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप का रिसोर्स है वो हमारे पास है। वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन हिमालय की गोद में बसे राज्यों में है, और वो अनएक्सप्लोर्ड है। अब तक उसको कभी किसी ने उस तरह की प्राथमिकता नहीं दी, जिस तरह से अभी ये सरकार भी देने लगी और उस तरफ हमारा ध्यान भी जाने लगा। और दूसरा योगदान रहेगा जो हमारे समुद्री राज्य होंगे। 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि आपका इंटरेक्शन बाकी प्रदेशों के अपने काउंटर पार्ट्स और पीयर्स के साथ हो, बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि उनका क्या अनुभव है। और ये बात हमने पौंडीचेरी में भी की। पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे बीच में से यही है, तमिलसाई जी, हमारे संगठन की सदस्य थी, बाद में वो तमिलनाडु में अध्यक्ष भी रही। 750 किलोमीटर हमारा समुद्र तट है, पौंडीचेरी से लेकर के पूरा आगे तक तमिलनाडु और केरल से होता। और समुद्र के अंदर जो छिपी हुई लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसको आज तक किसी ने खोज नहीं की। और आने वाले समय में जो इलीगल माइनिंग जिसकी आप बात करते हैं रोज, वो वहां होने वाली है। सारा हीरा जवाहरात वहां छिपा हुआ है। और जब हम कहते हैं कि 25 वर्ष में भारत शिखर पटल पहुंचे, तो कैसे पहुंचे? ये वो सरमाए, वो रिसोर्सेज जिनके तरफ अभी तक ना तवज्जो दी गई, जाने को ना तराशा गया, ना खोजा गया और ना तलाशा गया। और इसलिए आपका दायित्व भी बाकी क्षेत्रों से अधिक बनता है, और आपके पास ये एक अवसर भी है जो बाकी शायद प्रदेशों के पास नहीं। और इसलिए एक काम आप और भी कर सकते हैं विद्यार्थी परिषद कि बहुत सारे संगठनों से मैंने कहा कि एक विजन 27 के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करो, एक छोटी सी टोली बनके कि 2047 में हमारा स्वरूप कैसे होगा। और ये काम इतना आसान नहीं है कि 4 आदमी बैठकर इस पर एक निबंध लिख दें। उसको वैज्ञानिक आधार पर, जो पुराने हमारे विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ लोग हैं, जो अब किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं या किसी और पद पर आसीन है, उनसे सहयोग लिया जाए, उनसे गाइडेंस ली जाए, एक इंडेसिस बनाए जाए, साइंटिफिक इंडेसिस। क्यों होता क्या, अगर आपको मैं अभी कह दूं कि भाई 2047 का भारत कैसा होगा, निबंध लिख के दो तो 1 घंटे में आप लिख के गए, लेकिन होता क्या है कि यू टेंड टू लुक एट 2047 थ्रू द प्रिज्म ऑफ 2022। ऐसा नहीं है, इतना सारा बदलने वाला है, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल रही है। आप आज से 25 वर्ष पहले देखिए, सन 1997 में तब नया क्या था, तब दहेज में मांगते थे वीडियो चलाने वाली मशीन का VCR, उसके बगैर दहेज इनकम्प्लीट था। आज देखिए VCR दीजिए किसी दहेज वाले को, वो बाहर फेंकेगा
कहेगा इससे अच्छा कोई मोबाइल ले आओ, और उसको मालूम नहीं होगा क्या। तब नया क्या था, कोरियर, सारे डाकखाने बंद हो गए। अब कहाँ गया कोरियर? अब आप बच्चों को बताइए, कोरियर आधों को पता ही नहीं हुआ होता क्या है। और नेताओं के घर में भीड़ लगी रहती थी, लोग आके कहते थे कि साहब एक एसटीडी के बूथ का लाइसेंस दिलवा दीजिए, औलाद बन जाएगी। और जब तक वो औलाद बड़ी हुई तब तक एसटीडी बूथ बंद हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें जो शोध करता है, जो कि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हमें सिखाया जाता है, जब प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव देखते हैं। सो यू लुक बैक 25 years ago and then you will imagine what has been the fate of the innovations and the new inventions that existed in 1997, exactly 25 years. फिर लगेगा अरे वाह इतनी तेजी से बदल। और फिर आप ध्यान रखिए कि अगले 25 वर्ष में जो जिस रफ्तार से हम ये एवोल्यूशन हो रही है, वो रफ्तार पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। इतनी बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में। अभी कल ही एक बच्चा मुझे कर्नाटका से आया, तो उसने, वो हमारी विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ा, उसको हमारे यहाँ कर्नाटक में वो काम करता था, फिर दिल्ली में भी रहा, और दिल्ली से ही जो हमारा संघ कार्यालय है क्वार्टर, वहाँ से उससे मेरा परिचय हुआ था। उसने एक नया टेक्नोलॉजी टूल डेवलप किया, ऐप। आप ये गिन के बता सकते हैं कि किस पौधे के लिए कितने बूंद पानी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मात्रा में आपकी इंटेलिजेंस को टेक ओवर करेगी कि आपको अनुमान ही नहीं हो सकता क्या है। लेकिन उसके लिए हम अभी से अगर अध्ययन करें, और आपके लिए इसलिए भी है कि आज से 25 वर्ष बाद आप उस जो शताब्दी भारत होगा उसके निर्माणकर्ता कहलाएंगे, और जो शताब्दी समारोह होगा उसमें भी आप ही सक्रिय रहेंगे। और ये विधाता ने सिर्फ आपको प्रिविलेज दिया। हम में से कितने हैं कितने नहीं अलग है, लेकिन हमारे लिए और ये आपको समझना कि विधाता का आपके ऊपर विशेष वरदान है। और हमारे लिए ये तसल्ली रहेगी, ये संतोष की बात रहेगी कि हमने आपके क्षमता निर्माण में, ये जैसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूमिका निभाई। लेकिन उस भूमिका को अदा करने का काम वो आपके जिम्मे रहेगा, और इसलिए आप उस स्तर तक पहुंच सकें, ये आपका दायित्व, आपकी चुनौती, आपका अवसर, और हम आपके लिए सहयोग कर सके, ये हमारा दायित्व, हमारी चुनौती, हमारा अवसर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।